अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागोके का। और सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूं जम्मू कश्मीर के एक जाने माने 4 दशकों से बल्कि 5 दशकों से ज्यादा न्याय के लिए काम कर रहे, पहले जज भी रहे हैं और अब एक सीनियर एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी। और उससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है दर्शकों कि आज मैं ए.के. सानी सर का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाह रहा हूं। और साथ ही साथ आपको सुबह सुबह ये भी बताता चलूं, एक कहावत भी है, जिस बाप तिस बेटा। ए.के. सानी साहब के बेटे असीम सानी वन ऑफ द बेस्ट जज, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कई कीर्तिमान जैसे उनके पिता ए.के. सानी ने किए हैं। शाम को उनसे भी अलग सब्जेक्ट पे बात करेंगे। फिलहाल ए.के. सानी सर, आपको मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकारा, क्योंकि आप मेरे एक भाई समान हैं। और मुझे उस 70 के दशक की बात है जब सर आप सांबा में जज थे, बहुत इंसाफ आपने किए, मगर कभी कभी तब का जो आपका न्याय देवी का था, आंखों में पट्टी थी, तराजू झुके हुए थे और लोग कहते थे ये अंधा कानून है। हालांकि कानून अंधा नहीं होता और ज्यादा फिल्मों का असर होता है सर। 1983 में जो फिल्म आई थी अंधा कानून है, अमिताभ बच्चन थे, दूसरे थे हेमा मालिनी थे, तो ज्यादा लोग फिल्मों पर असर करते हैं, न्याय मिल भी जाता है, कहते हैं अंधा कानून है, जबकि अंधा कानून नहीं है। अब सर एक नया इतिहास, इसे मैं भारत सरकार कहूं या कानून मंत्रालय का, वो आप बेटर जज हैं। अब सर चेंज हो गया है, अब तराजू बराबर रहेंगे और साथ में हाथ में, पहले न्याय की देवी में तलवार होती थी, अब सर उसके हाथ में जो बंदी है वो सफेद मूर्ति होगी और सर उसमें तलवार की जगह संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल बुक होगी। ये जो बदलाव आया है सर, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवत गीता पर हम जाए अच्छा होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, ये जो हुआ है इसको आप किस नजर से देखते हैं, रिस्पेक्टेड ए.के. सानी सर? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आप बीच में गुफ्तगू करते रहते हैं बड़े लाइव सब्जेक्ट्स पर, बड़े करंट सब्जेक्ट्स पर, जो अभी पब्लिक और सोशल मीडिया में भी आने होते हैं, तो आप उसको पिकअप कर लेते हैं। खास तौर पर ये बड़े मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं लॉ के ऊपर, तो आप इसको हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। मैंने देखा कि भाई साहब आप इसको पिकअप करते हैं और पब्लिक तक अपनी ओपिनियन, हमारी ओपिनियन या लोगों की ओपिनियन आप जानना चाहते हैं। आज जो ये सब्जेक्ट आपने चुना है, तब्दीली, बदलाव, तो इस बदलाव का जो क्यों बदलाव आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसका बदलाव का मतलब क्या है और इस बदलाव से आगे नतीजे क्या निकलने वाले हैं, कोई नतीजा निकलेगा भी कि छड़ी मूर्ति या बदलेंगे। तो ये आप देखिए कि ये कब से, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से हम यही मूर्ति देखते आ रहे हैं जो अब तक चल रही थी। तो जो इससे पहले था, ये ब्रिटिश लीगेसी हमको मिली थी, जैसे कि ब्रिटिश रूल था, तो उन्होंने इस बात को, इस सिंबल को अपनाया हुआ था, लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह हम इसको अपना रहे थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो हमने अब बदल दिया कि वहां पे जो ही मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपना बनाना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने एक सोच रखी बदलाव की, शुरू से, जब से भी ये नई सरकार आई है तो उन्होंने बदलाव की सोच रखी। आप सड़कों के नाम देखिए, आप बाकी जगह देखिए, पार्लियामेंट का देखिए, इन्होंने हर जगह बदलाव लाने की अपनी तरह से कोशिश की, जिससे ये दर्शाया जा सके कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हमें किसी की लीगेसी नहीं चाहिए, हमें किसी का ये सारी जिंदगी का, जिंदगी आने तक, जनरेशन तक हम एक अपनापन, अपनी एक परिभाषा हर चीज को देना चाहते हैं। जैसे अभी आपने देखा हाल में 3 कानून बदले, तो ये 3 कानून नहीं है, ये प्रोसीजर ही सारा बदल गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदल गया है, यूनिफाइड कोड की तरफ जा रहे हैं और इसी तरह से सिविल कोड को भी ये अपनी तरह से अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश में लगे हुए हैं और कभी भी आ सकता है, क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ एक सोच है, इनका एक मैनिफेस्टो है जो ये लाना चाहते हैं। अच्छा है बुरा ये लोग जानेंगे, हम सिर्फ तबसरा ये कर रहे हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैच्यू ऑफ जो हमारा जस्टिस सिस्टम का था, उसका बदलाव की जरूरत क्यों, इस तरह से ये सोच चल रही थी। एक ये हिंदुस्तान की अपनी सोच है, हमारा एक अपना विधान है, इसको एक शक्ल देने के लिए, लिबर्टी का स्टैचू बनाने के लिए उन्होंने कहा नहीं, ये पुराना लीगेसी ब्रिटिश का आप छोड़ते हैं, जहां बाकी छोड़े हैं इसको भी छोड़िए। जहां हमने इंडियन पिनल कोड छोड़ा है, रणबीर पिनल कोड छोड़ा है, तो वहां पे हमने BNSS लाए हैं, दूसरे 3 लॉ के सारे अब हिंदी में नाम रख दिए। तो ये परिभाषा इसीलिए उन्होंने बदली कि साहब ये लगना चाहिए हर हिंदुस्तानी को कि हमारा एक विधान है,
हमारा एक जो पट्टी आंखों पे बंधी है, ये एक अंधा कानून की तरह नहीं है, ये पहले भी नहीं था। जब ये स्टैचू था तो कानून तो कभी अंधा नहीं रहा। कभी अंधा होता तो ये इतनी किताबें, इतनी जजमेंटें, ये बदलाव नहीं आता। और हर आप रोज देखते हैं, एक को बेल मिलती है, एक को बेल नहीं मिलती है, एक को बेल डिले हो जाती है। ये क्यों होता है? अगर अंधा कानून हो तो फिर एक ही सबके साथ हो जाना चाहिए ना। अंधा है बस, कुछ भी महसूस नहीं होता। जजेस महसूस करते हैं, जो अदलिया चला रहे हैं, जो सिस्टम को, फोर्थ पिलर को चला रहे हैं। एक पिलर ये भी है ना, जहाँ एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, मीडिया है, एक पिलर ये भी है, स्थान है ये पूरी सोसाइटी, समाज और कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें हेड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो जो ये कहें कि वो साहब अंधे हैं, उनको नजर कुछ नहीं आता है, तो अगर ये नजर कुछ नहीं आता होता तो ये लॉ डेली हर आधे घंटे के बाद मोल्ड हो जाता है। उसी लॉ को आप पहले कुछ आप देखते थे, बेल नॉट जेल, ये भी ये परिभाषा 1977 में रही। जस्टिस कृष्णा अय्यर जी थे, उन्होंने ये परिभाषा दी। उसके बाद कई बदलाव आए, कानून बदलते गए। उसके साथ आपने देखा ईडी कानून आया, इसमें बेल लेना जरा मुश्किल हो गया है। इसी तरह यूपीएपी बेल मुश्किल हो। तो ये अंधा कहाँ पर है? जहां जहां कानून जैसे जैसे बनता है, वैसे वैसे परिभाषा जजेस जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं जब इंसाफ देना होता है जजेस को, उसी परिभाषा को वो मोल्ड करते हैं। यही जस्टिस सिस्टम है, यही एक जस्टिस सिस्टम है। अगर मोल्ड ना किया जाए सोसाइटी और समाज को, फिर ये कहा जा सकता है ये अंधा है। जजेस जब ये इस बात को महसूस करते हैं कि साहब इसके साथ बेइंसाफी हो रही है, वो अंधा शंधा कुछ नहीं रहता कानून उस वक्त जजेस रात को घर में भी कोर्ट लगाते हैं, 2 बजे भी रात को, तब भी बेल देते हैं। तब भी रिमांड लेने के लिए जब पुलिस को जरूरत होती है, रात को कोर्ट लगती है। सुप्रीम कोर्ट भी बैठती है, डिवीजन बेंच भी सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, हाई कोर्ट में भी बैठते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या इस रिलीफ में जो मांग रहे हैं इसमें जरूरत है या इसमें जरूरत नहीं है। ये एक मोल्ड ऑफ रिलीफ का सिस्टम है। तो ये सिर्फ जजेस को खुद एक सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है। हम तो सिर्फ हर प्रॉब्लम लेके जाते हैं कोर्ट के अंदर। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हर चीज को महसूस करती है, हमें क्या कानून बनाना है, हमें हिंदुस्तान को परिभाषा क्या देनी है, आइडेंटिफिकेशन क्या देनी है, कौन कौन सी जगह है जहां जहां पे हम ये अपना हिंदुस्तान का ये बता सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, ये बता सकते हैं हमारा हिंदुस्तान का सबसे अच्छा कानून है, ये बता सकते हैं न्याय जल्दी मिले। वहां ये त्रुटियां तो थी। अब देखें 35 साल से भी केस पेंडिंग है। आज भी हमें एक केस का आर्गू कर रहा था। तो बदकिस्मती क्या होती है क्लाइंट्स की या किसी भी सिस्टम के अंदर, 35 साल से 2 जनरेशन खत्म हो गई है, तीसरी जनरेशन का मैं केस लड़ रहा हूँ। मेरे पास अभी कोई 1.5 साल से आया था, तो मैंने उसको कोशिश की कि जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। बदकिस्मती आगे क्या होती है क्लाइंट की कह लीजिए, सिस्टम की कह लीजिए, डिफेक्टिव सिस्टम कह लीजिए, जहां पे गवर्नमेंटों को दुरुस्त करने की जरूरत है, जहां पे हाई कोर्ट अपनी जगह दुरुस्त करती है, गवर्नमेंट अपनी जगह दुरुस्त करती है। मिसाल के तौर पर मैं उसकी एक मिसाल देता हूं कि यहाँ पे क्यों ये ऐसी बातें आती हैं। उस केस को हम आर्गू कर रहे थे एक बड़ी छोटी अदालत में, मुंसिफ कोर्ट के पास, लेकिन जज तो जज है। तो हमने जब आर्गू किया तो उनकी ट्रांसफर हो गई। 2 महीने हम लगातार डेली आर्गू करते रहे। प्रॉब्लम ऐसी थी कि 35 ईयर पुरानी प्रॉब्लम थी, जज को अंडरस्टैंड करना था, टाइम लग गया। तो उसके बाद 1 महीना उन्होंने ले लिया। फैसला लिखने में मुश्किल आती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन को एग्जामिन करना होता है जज ने भी। तो इन द मीन टाइम उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता। अब मुझे ये बताइए, अब जो नए जज साहब आए हैं वो पूरा असरे 9 समझेंगे, असरे 9 समझ के वो पूरा सारा फिर वो उसको करेंगे परिभाषा। तब तक ये तीसरी जनरेशन भी मुझे लगता है ये बचेगी नहीं, क्योंकि वो मेरे पास रो रहे थे कि सानी साहब अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा अब। मैंने कहा ये देखिए कुछ करना, कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। हम एक सिस्टम में रह रहे हैं जहां पे इंप्रूवमेंट हर जगह जरूरत है। तो ये एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये जो सिंबल हमें दिखाया जा रहा है, जो सिंबल हमारे टेबल पर आज के बाद होगा, एक हाथ में विधान होगा, एक हाथ में आप जो भी दे दीजिए, ये जो डिसाइड करती है ये लेजिस्लेचर करती है, पार्लियामेंट करती है, प्रधानमंत्री करता है, एग्जीक्यूटिव करता है कि लोगों को, क्योंकि चुनी हुई सरकार है ना, वो हमारी फीलिंग्स को, लोगों की फीलिंग्स को, वकीलों की फीलिंग को, सबको नजर में रखते हैं और एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस बार ये जो है इसको भी बदल दिया जाए, स्टैचू को भी। कानून में है 3 बदल दी जाए। मुझे ये बताइए 3 कानून इसमें त्रुटियां हैं, लेकिन सबने वेलकम किया इसका कि ठीक है ये इंडियन कानून के मुताबिक है, इसमें अब लोगों ने, लेकिन ये कहना कि इसमें त्रुटि कोई भी नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि इंप्रूवमेंट की हमेशा ही गुंजाइश होती है। इसी तरह से स्टैचू हो, इसी तरह से अदलिया हो। आप देखिए हमें जब हाई कोर्ट जम्मू में ही बना था, बाकी तो छोड़ दीजिए, अभी जम्मू में हाई कोर्ट जब बना था तो बड़ी उसमें 7 अदालतें भी हमारे लिए बड़ी थी, क्योंकि 3 की कोर्ट होती थी,
3 की, 6 की, 7 की हुई, अब 17 की है। अब 17 जजेस को इस वक्त पता बिठाने की कितनी मुश्किल है। यहाँ पे 17 जजेस के लिए 17 चैम्बर चाहिए, 17 जजेस के लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो कितनी मुश्किल से यहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं हाईकोर्ट जजेस, एक एक कमरे में पार्टीशंस करके, छोटे छोटे कमरे बना के, तो उनको रेस्ट रूम दिए हुए। तो आप बताइए, ये हमेशा टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब 25 की रिकमेंडेशन है, 25 की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने भी मान ली है हाईकोर्ट, तो आप 25 के लिए बनाएंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही आपको चाहिए, तो उसके लिए पैसा गवर्नमेंट ने देना है, डिसाइड गवर्नमेंट ने करना है ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से आप देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट में इंप्रूवमेंट नहीं, तीसरी बार एक्सटेंशन होने जा रही है। कल ही अभी हाल ही में पत्थर रखा उन्होंने, लॉ मंत्री भी गया हुआ था, बाकी मंत्री भी थे, जजी साहब भी, सुप्रीम कोर्ट सारे थे, चीफ जस्टिस ने भी जाते जाते वो नींव रखी कि साहब एक्सटेंशन की जरूरत है। तो ये कहाँ नहीं है हमें मोल्डिंग की जरूरत, कहाँ नहीं है हमें एक्सटेंशन की जरूरत। वो जो होता है ना जिसको कहते हैं अनअल्टरेबल फूल, जो ये बात नहीं समझता है ना, ही इज अनअल्टरेबल फूल, उसको आप दुरुस्त नहीं कर सकते। वो एक स्टैग्नेट बंदा है, वो एक स्टैग्नेट स्टूपिड है, इसलिए उसको ये कहा जाता है अनअल्टरेबल फूल। ये एक जजमेंट में आया था, मैं उस वहां से उठा के आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में उनका इज एन अनअल्टरेबल फूल जी, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो चेंज जो है वो हमारी नेचर की भी है, चेंज हमारी जरूरत की भी है, चेंज जो है लॉ के अंदर हर वक्त चाहिए। हम हर आधे घंटे के बाद क्यों लॉ को स्टडी करते रहते हैं। आज वकील जो है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई फेसबुक देखता है, कोई कुछ देखता है, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एक एक मिनट की हर हाईकोर्ट की जजमेंट देखते हैं। आपने 370 की पूरी डिबेट सुनी, कब ये मौका मिलता आप लोगों को, कब ये मौका मिलता कि आपने लाइव देखा। तो ये क्रेडिट नहीं जाता है जुडिशरी को, ये क्रेडिट नहीं जाता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये क्रेडिट नहीं जाता गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है फाइनेंस, गवर्नमेंट ही इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। जजीज के पास अपना कोई 10 रुपए भी नहीं होते हैं, तो उन्होंने लेने हैं, गवर्नमेंट ने सपोर्ट सिस्टम दिया, इन्होंने सपोर्ट सिस्टम लिया, पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि हम फेयरली सुन रहे हैं केस। हमारे ये आर्गुमेंट है और यूनानिमस एक डिसीजन आता है, अच्छा है बुरा है, ये हर एक की अपनी ओपिनियन है, उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं हर जगह। हम ये सिर्फ ये इस बात को लेकर चलते हैं, क्या ये बात, ये अगर ये केस इतनी जल्दी दुनिया ने ना सुना होता, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, हर बंदे ने सुना, अब हमें कोई शक शुबा नहीं है किस किसने क्या आर्गू किया, कैसे आर्गू हुआ, कितने दिन आर्गू हुआ, कितने मिनट आर्गू हुआ, क्या जजीज ने क्वेश्चंस पूछे, कैसे उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई किया। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन तो आपको भी होगी और मुझे भी होगी आज, कि जमहूरियत की बाली में भी उसी में जिक्र आया। जमहूरियत की बाली कभी नहीं हो सकती थी, पता नहीं कितनी अड़चने और आती, पता नहीं सिक्योरिटी वाले अड़चने डाल देते, पता नहीं कौन अड़चन डाल देता, कहीं लड़ाई हो जाती, कहीं जंग हो जाती, कहीं कोई ऐसा फसाद हो जाता। तो ये टालम टोल जो होता है चलता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस इंडिया को क्रेडिट जाता है, और उन जजेस को जो कुलीग बैठे थे साथ उनको भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये जजमेंट यूनानिमस थी कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक आप जमहूरियत बहाल करिए, इलेक्शन करवाइए, व्हाट मे कम वी डोंट नो, यू हैव टू गो फॉर इट। तो आज जो आप देख रहे हैं सारा, आज जो उमर अब्दुल्ला जी ने ओथ ली है, ये उनकी देन है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये कोई लड़ के नहीं ले सकता था। इस वक्त ऐसी सरकार है दिल्ली में कि आप लड़के तो नहीं ले सकते ना। ये सारे चीफ मिनिस्टर टाइम टू टाइम सब जेल में रहे, नजरबंद रहे, या आप ऐसे कह लीजिए, फारूक साहब नजरबंद रहे, उमर जी नजरबंद रहे, महबूबा जी नजरबंद रही, जिसकी भी आप जिक्र करेंगे, इवन की जम्मू के मिनिस्टर भी नजरबंद रहे, एक्ट मिनिस्टर जितने भी थे। तो ये सरकार रूथलेसली रूल करती है, ये सरकारों के अपने एजेंडाज होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन उनका ये एजेंडा भी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, और हम ये साबित करके रहेंगे हर जगह कि हम इंडियन हैं। इसीलिए 370 भी टूटा, इसलिए 35 भी टूटा, इसलिए एक झंडा भी हो गया, इसलिए सारी चीजें हुई। ये उनका एक मैनिफेस्टो है, एक सोच है जो चल रही है, इसीलिए वो लोग भी उनको जिता रहे हैं। शायद यही एक वजह होगी, हमें नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग ज्यादा बेहतर एनालिटिकल कर सकते हैं। हम एज ए लीगल पर्सन कि साहब हमें भी जरूरत है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमें भी बेहतर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। लाइव आप देखिए, आज हम ऐसी क्या बात है कि एक वकील को यहां से उठ के कोर्ट में जाना पड़े। वर्चुअल मोड पे आप कैट जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, उन्होंने फिजिकल हियरिंग बंद रखी है कोरोना पीरियड से 4 साल से, टोटल बंद है। वर्चुअल मोड पे हम आर्गू करते हैं। आप गाड़ी से आर्गू करिए, आप अपने ऑफिस में रिस्पेक्टिवली आर्गू करिए, आप क्लाइंट के साथ बैठ के आर्गू करिए, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के आर्गू करिए, आप अपना टाइम बचाइए, आप कोर्ट का टाइम भी बचाइए। आज हम आ गए ना उस जगह पे, तो ये मोल्ड हुआ ना सारा। तब हमने सोचा था कि हम ये ऐसे भी आर्गू करेंगे। सो रिस्पेक्टेबिलिटी मेंटेन करके आप कहीं से भी आर्गू कर सकते हैं। आप यूनिफॉर्म पहन लीजिए, आप अपनी रिस्पेक्टेबिलिटी पूरी मेंटेन करिए, गाड़ी रोक के 2 मिनट के लिए आप अपना केस आर्गू, तो उससे होगा क्या, लोगों को इंसाफ मिलने में जल्दी हो।
यही चीज हाई कोर्ट भी कर सकती है, यही चीज सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है कि अगर आप नहीं कोर्ट के अंदर आ सकते हैं, आप हैंडीकैप हैं, आप बीमार हैं, लेकिन केस को अडजन मत करिए। आप आर्गू कर लीजिए, जैसी जिस शक्ल में है आप कोर्ट पहनिए, आप घर से ही बहस कर दीजिए, आप बेड से ही बहस कर दिए, हम सुन लेंगे आपकी बहस। तो जब जजेस और ये सारा इतना मोल्ड हो गया, तो आप उसका फिर आपको लिबर्टी स्टैचू भी बदलना एक गवर्नमेंट की सोच है। तो ये अप्रूवल जो होते हैं ये जुडिशरी के भी होते हैं, क्योंकि ये इंटरनल कंसल्टेशन होती हैं अपनी कि साहब हम ऐसे करें तो आपको कोई एतराज नहीं। तो ये इंटरनल कंसल्टेशन ये आपने बड़ा AK सानी साहब बहुत शानदार चीज आपने बता दी, क्योंकि आई वाज इन कंफ्यूजन बिकॉज आप तो कानून को जानते हैं कि ये भारत सरकार ने किया या कानून मंत्रालय ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो को क्लियर आपने कर दिया, बहुत शुक्रिया। जैसे सर आपने कहा ना AK सानी सर, बड़ी शानदार आपने बात कही कि अब जो कुछ शहीद हैं, बलिदानी हैं, उनके नाम पर भी स्कूल खुल रहे हैं, कुछ रोड खुल रहे हैं। अभी देखिए 2 दिन पहले की AK सानी सर बात है, नानक नगर आप भी गए हैं, एंड आई एम श्योर कभी ना कभी आपके वेल विशर, आपके परिवार के सदस्य, कोई डॉक्टर गजन सिंह, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ENT स्पेशलिस्ट इन SMG's हॉस्पिटल, वो संसार में नहीं है, उनके बेटे आजकल तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। आप नानक नगर जाते हैं तो वहां पर सर डॉक्टर गजन सिंह रोड बना है, यानी कि एक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। सो जैसे आपने बताया ये भारत सरकार ने नया काम किया है, दिस इज बेस्ट। आखिर में AK सानी सर इस कदम को आपने बड़ा सही माना है। मैं आपके अतीत के पन्नों में से, जब न्याय देवी के आंखों पे पट्टी बंदी थी, हाथ में तलवार थी, मगर न्याय मिलता था, और मुझे ये भी याद है जब एज ए आप जज थे, बहुत आपने न्याय दिलवाया। दो आई वाज नॉट इन ए जर्नलिज्म बट सर बिकॉज़ आई बिलोंग टू दैट एरिया, मैंने कई आपके बड़े शानदार जो केसेस देखे हैं, जो रिजल्ट देखे हैं। इवन एक जो अंतरराष्ट्रीय केस था, एक POJK की एक महिला थी, पुंछ में आई, वो बंद थी, कैसे हुआ, वही प्रेग्नेंट हो गई, क्या किया, यू हैव क्रिएटेड ए न्यू हिस्ट्री। तब AK सानी सर इस न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी थी, अब पट्टी नहीं है, आंखें खुली हैं, हाथ में तलवार नहीं, संविधान की बुक है। क्या इसमें फर्क आपने देखा? आखिर में ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए ये सिंबॉलिक चीजें हैं जो सरकार ने मुनासिब समझा कि ये ऐसी इस तरह से दर्शाया जाए, ना कि हम जैसे लीगेसी लेकर आ रहे हैं ब्रिटिश की, उसको आगे और चलाने की जरूरत है। उन्होंने लाइव सिचुएशन देखी, उन्होंने देखा कि साहब ये चीज दर्शाई जानी चाहिए कि भाई संविधान के मुताबिक हमारा कानून काम करता है, संस्थाएं काम करती हैं, मूर्ति काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, तो इसको हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ महसूस करते हैं, अंधे नहीं है। सो एक तो उन्होंने ये अपनी, मैं महसूस करता हूं कि ये उनका एक लॉजिक रहा होगा अपनी जगह, सब्जेक्टिव लॉजिक है, तो उसके लिए उन्होंने एक महसूस करके एक डिसीजन लिया। इसी तरह से संविधान का है कि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा विशाल, जिसमें 3 अमेरिका जैसे मुल्क, 2 पाकिस्तान जैसे मुल्क इसके अंदर ही समा जाते हैं, इतना बड़ा हमारा अजीम मुल्क है। तो इसको चलाना, इसको सब लोगों को, तरह तरह की भाषाओं को, मेरा ख्याल है इतनी पूरा सारा वर्ल्ड मिला के इतनी लोग नहीं है और ना भाषाएं हैं जितनी हमारी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है। हर 30-40 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, हर 30-40 किलोमीटर के बाद कल्चर हमारा बदल जाता है। तो इन सबको साथ लेके सरकार का चलाना, तो ये भी तो मैं समझता हूँ एक मिरेकल से कम नहीं होता। ये भी एक मिरेकल है कि सबको साथ चलाना, सबको, आप कहाँ हिंदुस्तान का साउथ, कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पे ले, तो सबको साथ लेना हर बाशिंदे को। तो ये एक ही चीज हमको बांध के रखती है सूत्र में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बनाया गया था बड़ा बल्कि और बड़े हर तरीके से सामाजिक तरीके से। तो एक सूत्र में बांधने का उन्होंने कहा है, ये देखिए ये है हमारी किताब, ये इसके मुताबिक हम काम करते हैं, इसके मुताबिक ही हमारी जो सोशल सिस्टम है, जितना भी हमारे लोग हैं, वो उनको न्याय मिलता है। लेकिन जहां जहां भी उनको लगा, आज से जब से 51 ये विधान बना हमारा, अमेंडमेंटें होती गई, दुरुस्तियां होती गई, ये विधान के अंदर भी दुरुस्तियां हुई, लेकिन हम क्या चीज दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स। क्या वो चीज है? बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनको नहीं चेंज कर सकते जो बेसिक है। लेकिन बाकी अमेंडमेंट तो हुई ना, अब जैसे 370 की भी तो अमेंडमेंट हुई ना, 35A की भी तो अमेंडमेंट हुई, ये भी तो विधान के सारे थे। तो इसलिए जो ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं, केशवानंद भारती के केस में ये ले डाउन कर दिया था फर्स्ट टाइम ही, कि साहब कैसे कैसे विधान को आप कौन कौन सी जगह अमेंड कर सकते हैं, कौन सी जगह नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं, ग्रे एरियाज, जहां पे गवर्नमेंट अमेंड कर सकते हैं। ये ग्रे एरियाज में सारी चीजें आती हैं।
कि सिंबॉलिक चीज बनाना है, ये सब ग्रे एरियाज है। नए कानून बनाने हैं, ये ग्रे एरिया। लेकिन जब कानून वो उस लक्ष्मण रेखा को पास करता है, फिर अदालत के अंदर उसका चैलेंज हो जाता है कि इट इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये विधान के खिलाफ। इसीलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने ये बताया कि हम विधान के मुताबिक चलते हैं, हमारी न्याय जो है पालिका जो है वो भी विधान के मुताबिक चलती है, जो इसको इंटरप्रेट करती है। जहां जहां उनको लगता है कि ये पट्टी क्यों खोली उन्होंने, कि हमारी न्यायपालिका जजेस जो है वो सब देखते हैं, महसूस करते हैं, इंसान हैं वो भी, दे आर ह्यूमन बींग्स, वो भी सोसाइटी में जो मैं और आप बात कर रहे हैं ये भी वो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं कि हम गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम कितनी नॉलेज से कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं। तो ये सारी भाषाएं जजेस भी देखते हैं। इसलिए उनको बताया, क्योंकि न्याय किसने करना है? न्यायमूर्ति ने। ये तो और कोई नहीं कर सकता ना मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, हम दलील दे सकते हैं मोकल की तरफ से, आप मेरे तक प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं पब्लिक की, लेकिन फैसला किसके पास अख्तियार है करने का? वो सिर्फ 1100 लोग हैं हिंदुस्तान के जो हाईकोर्ट जजेस हैं, उनके पास ही है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके पास है फाइनल, बाकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी है जिनके पास अख्तियार आता है। तो ये एक अथॉरिटी है। वकील कितना भी लाए, कितना भी दूर तक क्यों ना चला जाए, कितनी भी हाइट, कितना भी पैसा वो रोज क्यों ना कमाए, लाखों करोड़ों में क्यों ना रोज कमाए, लेकिन उसका कोई भी दस्तखत जो है वो जजमेंट नहीं हो सकती, कहीं भी वो साइन कर दे, लेकिन जज एक लफ्ज पर भी लिख देगा स्टेटस को, बस दैट्स ऑल, तो वो एक हुकूमत के लिए एक बंदिश बन जाती है, वो एक ऑर्डर बन जाता है। सो ये चीजें कब आती हैं? जब हम डेली एक प्रॉब्लम लेके जाते हैं, हर केस में एक नई प्रॉब्लम होती है। तो ये बताया, मुझे लगता है कि ये जो सिंबॉलिक अब हम अपने टेबल पर रखेंगे, अपने दीवार पर रखेंगे, ये सिंबल है हमारे लिए, हम इसके मुताबिक काम करते हैं। हम अलाइव हैं, जजेस अलाइव हैं, वकील अलाइव हैं, सोसाइटी समाज अलाइव है। सो ये देखता है और पट्टी उतार दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कीजिए, इंसाफ करिए, और इसको मोल्ड किया जाता है, हर केस टू केस मोल्ड हो जाता है। जज को लगता है नहीं नहीं इसके साथ बेइंसाफी हुई है, एक औरत को वो मेंटेनेंस देता है, दूसरी को नहीं देता है, तो जज को लगता है ना कि इसको जरूरत नहीं है, जज को लगता है कि यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, जज को लगता है नहीं नहीं मुझे समाज के लिए इसको 10 दिन अभी अंदर रखना, और वो बेल नहीं देता है। ये जज को सब्जेक्ट, इसलिए जज कहा जाता है उसको, इसलिए वो न्यायमूर्ति है, इसलिए उसको ये उसकी अपनी, लेकिन वकील का और समाज का क्या काम है? उसको परसुएट करना, अपनी दलीलें रखना। अगर तो हम दलील ठीक रखते हैं, अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये एक सिंबल में सब कुछ दर्शा दिया कि साहब आंखों की पट्टी हमने खोल दी है, हम सब अलाइव है सोसाइटी के अंदर, जजेस भी अलाइव है, तो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसके मुताबिक ही सारा इंसाफ करेंगे। आपने लाजवाब गागर में सागर भरकर प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का जो मैंने दायित्व निभाया, उसमें सारा श्रेय आपको जाता है। ये बहुत नवीनतम चीज थी और मैंने इसके आपका ज्ञान लेकर दर्शकों में बांटा। दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप ही के जाबाज सन, उनके साथ एक और मेरा विषय जाने माने वकील है, शाम को है, वो लाइव भी आप जरूर देखिएगा, दर्शक भी शाम को देखेंगे। पुनः आपको धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। आप समाज की बड़ी सेवा कर रहे हैं और आप बड़े लेटेस्ट अप टू डेट सब्जेक्ट जो जिसमें हम सबको, हम भी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि ये ऐसे सब्जेक्ट, मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं, ड्राई सब्जेक्ट होते हैं जो लोग कम सुनना चाहते हैं, लेकिन ये समाज के लिए और सरकार के लिए इसका जो है, जो एजुकेशन है, इसकी एजुकेशन ये बड़ी जरूरी है। हर एक का अपना अपना व्यू है, ये मेरा व्यू था जो आपने मुझसे पूछा। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। कार्यक्रम की दर्शकों यही समाप्ति। नमस्कार।